चलिए, यहाँ आ गया। ये है इकबाल की नज़्म निगारी साक़ीनामा। चलिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे हयात व कारनामे। देखिए, ये जो उसलूब है, तरीक़ा है, आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको लिखने का मश्क हो जाएगा। समझ गए? किसी के ऊपर लिखना हो आपको, उस्ताद के ऊपर या किसी के ऊपर, तो कैसे लिखेंगे, बात कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के ज़रिए बात आगे बढ़ेगी। अब समझ में आ जाएगा। किसी के ऊपर लिखना हो, 1-2 सफ़ा 4 सफ़ा लिखना हो। जैसे अभी यूपी में इम्तिहान जो हुआ है, एलटी का जो इम्तिहान हुआ है, तो उसमें अब इसी तरह के पेपर आएगा। एक तो था ऑब्जेक्टिव किस्म का, और बिहार में जो पेपर होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी इसी किस्म का होने वाला है। इस तरह और दीगर रियासत में हो रहा है कि अब सब्जेक्टिव इम्तिहान फिर से होने वाला है। जो पहले सब्जेक्टिव ही हुआ करता था, बीच में 8 साल से ऑब्जेक्टिव हो रहा था हर इम्तिहान। लेकिन मुझे लग रहा है, जैसे कि मेरे सर ने भी कहा था एक मरतबा, कि अब हर इम्तिहान जो है ना, फिर से यूपीएससी के तर्ज पर होगा। इस मरतबा जो इम्तिहान हुआ है यूजीसी का, दवा और दलील वाला, दवा और दलील देकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसमें फिर पूछा आगे 3 चीज़ पूछ लिया था ना इस मरतबा। तो यूपीएससी के तर्ज पर सवाल पूछा था, तो इसलिए उस तरीके से हमें तैयारी करनी होगी। आज देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी ख़ानदान से था। एक सवाल तो यही बनता है कि डॉक्टर इकबाल का ताल्लुक़ कहाँ से था, तो कश्मीरी ख़ानदान से था। ये सवाल बनता है। जो 17वीं सदी ईस्वी में मुशर्रफ बाइस्लाम हुआ ख़ानदान, ठीक है, यह ख़ानदान ब्राह्मण था, तो कश्मीरी ब्राह्मण से ताल्लुक़, ब्राह्मण ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते थे। अपनी नेकी और शराफत की वजह से मुअज़्ज़ज़ था। देखिए, ये सब बात बढ़ाने का तरीका है, मतलब मजमून को ज़्यादा करने का। वरना सीधे सीधे क्या कहते थे, डॉक्टर इकबाल की पैदाइश कश्मीर में हुई, या ये नहीं कहते तो क्या कहते कि डॉक्टर इकबाल का ताल्लुक़ और कश्मीरी ब्राह्मण से था। ये ख़ानदान 17वीं सदी मुशर्रफ बाइस्लाम, ये जुमला को लंबा कर रहा है। अपनी नेकी और शराफत की वजह से मुअज़्ज़ज़ था। डॉक्टर इकबाल के जद्द आला बाबा सालेह थे। हो सकता है पूछ ले कि डॉक्टर इकबाल के जद्द आला इनमें कौन है। जो 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें कौन होंगे, बाबा सालेह, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनकी औलाद 1857 के हंगामों के बाद सियालकोट में मुकीम हुई। पहले अल्लामा इकबाल के दादा ने यहाँ सुकूनत इख्तियार की। उनका नाम शेख रफ़ीक था। ये जद्द आला हैं, यानी ख़ानदान का जो नाम चलता है हर ख़ानदान का, जैसे मेरे ख़ानदान में नाम चलता है शेख मदार बख्श, ठीक है, तो इसी तरह दूसरे आपके भी ख़ानदान में कोई ऐसी शख्सियत होगी जिनकी वजह से ख़ानदान का नाम ज़्यादा आगे बढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखिए। अल्लामा इकबाल, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिख रही है क्या? सबको नहीं दिख रही है? कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा नहीं। अब आ गई, आधी दिख रही है, आ गई होगी, स्क्रीन यहाँ दिख रही है। चलिए, ठीक है। चलिए, तो इकबाल के दादा का नाम क्या था? शेख रफ़ीक। क्या नाम था? शेख रफ़ीक। उनके 2 साहबजादे थे, एक शेख नूर मोहम्मद, दूसरे शेख ग़ुलाम कादिर, ठीक है। शेख नूर मोहम्मद की शादी इमाम बीबी से हुई। शेख नूर मोहम्मद के यहाँ 2 लड़के पैदा हुए, शेख अता मोहम्मद और शेख मोहम्मद इकबाल। ये अब एक सवाल है कि अल्लामा इकबाल का असल और मुकम्मल नाम क्या है, तो शेख मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा। ये सवाल आया हुआ है, जिसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, शेख मोहम्मद इकबाल, ठीक है, ये याद रखिए आप, शेख मोहम्मद इकबाल। चलिए, अच्छा, अल्लामा इकबाल कितने भाई थे, ये भी सवाल आ सकता है। 2 भाई, 2 भाई, शेख अता मोहम्मद और शेख मोहम्मद इकबाल, ये आपको याद रखना है। आगे आ जाइए।
चलिए, उनके यहाँ 3 लड़कियां भी हुई। किनके यहाँ? शेख नूर मोहम्मद, जो इकबाल के वालिद साहब थे, याद रखिएगा। चलिए, इकबाल 9 नवंबर 1877 बरोज़ जुमा सियालकोट में पैदा हुए। ये आपको याद होना चाहिए। ऐन मुमकिन, माइक बंद कीजिए, बाद में सवाल पूछिएगा जब हम आपको मौका देंगे तो। ऐन मुमकिन है कि अब सवाल ये बने कि तारीख भी पूछा जाए, क्योंकि अब तक सन्ने तारीख पूछी जाती थी कि कौन सा शायर कौन सा अदीब कब पैदा हुआ, लेकिन अब ज़्यादा गुमान ये है कि अब ये सवाल पूछा जाए कि तारीख भी बताइए कि किस तारीख में किसकी पैदाइश हुई। समझ गए? तो 9 नवंबर 1877 बरोज़ जुमा सियालकोट में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम मकतबा उमर शाह, महल्ला शिवाला, सियालकोट की मस्जिद में अबू अब्दुल्ला मौलाना ग़ुलाम हसन के मकतब में हासिल की इब्तदाई तालीम है। बाद में मौलाना मीर हसन की ख्वाहिश पर उनके मकतब वाक़े कोचा मीर हसामुद्दीन में उर्दू, अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम हासिल की, कुरान मजीद का दर्स लिया। यहाँ अब एक नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत अहम है, जो सवाल में भी आ चुका है और आने का इम्कान भी है आगे। मौलाना मीर मोहम्मद हसन, ये नाम बहुत अहम है, इसको याद रखिएगा। अभी हम पढ़ेंगे नुसरत, अभी सलाम वगैरह बाद में करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम आपको मौका देंगे बाद में सवाल पूछने का। अभी सवाल क्लास को सुनिए अच्छे से, ठीक है। इकबाल की शेरी शख्सियत की तश्कील में सैयद मीर हसन का फैज़ान शामिल है। सैयद मीर हसन, एक सवाल आ जाएगा, इसी को सवाल बदल के पूछा जा सकता है कि इकबाल की शेरी शख्सियत में उनके किस उस्ताद ने उनकी तश्कील का मतलब अरबी ज़ुबान में आता है किसी की शख्सियत को संवारना। शक्ला युशक्किल तश्कील, तश्कील शख्सिया का मतलब होता है किसी की शख्सियत को संवारना, उजागर करना, निखारना, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। तो शख्सियत की तश्कील यानी शख्सियत को उभारना, संवारना। 1883 में सेकाच मिशन स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया। 1888 में प्राइमरी का इम्तिहान और 1891 में मिडिल का इम्तिहान पास किया। शेर भी मौजू करने लगे, मौजू मतलब अच्छे शेर करने लगे वज़न के साथ। शेर में बड़ा अहम है कि इंसान अपने वज़न पर बात कह सके, समझ गए। चलिए एक सेकेंड, देखते हैं आगे। चलिए, 1893 में मैट्रिक दर्जा अव्वल में पास किया। इसी तारीख को यानी 3 मई को उनकी शादी गुजरात यानी पंजाब के सिविल सर्जन खान बहादुर आता मोहम्मद की बेटी करीम बीबी से हुई। इकबाल ने स्कॉच मिशन कॉलेज में दाखिला लिया और उस्ताद दाग से शर्फ तलम्मुज़ हासिल की। दाग के बारे में तो हम लोग ये सुनते हैं कि दाग से उन्होंने ऑनलाइन या ऑनलाइन करेंगे खतूत के ज़रिए इस्तेफ़ादा किया है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि स्कॉच मिशन कॉलेज में दाखिला लिया और उस्ताद दाग से शर्फ तलम्मुज़, शर्फ तलम्मुज़ मतलब उनकी शागिर्दी इख्तियार किया। इस तरह तालीमी सिलसिला भी जारी रहा और शायरी भी। अदबी रसाइल में कलाम शाये होने लगा। 1895 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान दर्जा 2 में पास किया। मज़ीद तालीम के लिए गवर्नमेंट लाहौर कॉलेज लाहौर में BA में दाखिला लिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप भी MA में होंगे या PhD में होंगे तो आप अपना 1-2 मज़मून लिखने की कोशिश कीजिए, छपवाने की कोशिश कीजिए, यही चीज़ जो है आपको आगे बढ़ाएगी। चलिए आगे आ जाइए। 1897 में BA, देखिए सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान में फोकस मत रखिए वरना बहुत नुकसान खाएंगे। ये आपको शायद कोई बताए, सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान में मत रखिए, रट लीजिए इम्तिहान पास कर जाइए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। आपको असल में बनना है क्या? प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। असल ये बनना है, असल ये नहीं बनना है कि आपको ज़ियारत हो जाए, 3-4 साल पैसा मिलेगा उसके बाद क्या कर लेंगे फिर। इसलिए इस हिसाब से सोचिए कि ताकि जाके अगर पैसा ख़त्म भी हो जाए या जो है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में तो पैसा नहीं भी मिलता है, बहुत जगह बहुत परेशान करते हैं, इतने में आप इतना परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे उससे अच्छा मेरा पैसा न दे, मुझे इसी तरह PhD करा दे। तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि ताकि अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी आपके साथ मतलब इम्तिहान में आया, इंटरव्यू में आया, तो आपको ये ना पहले ही डर ना लग जाए कि नहीं यार ये तो सेंट्रल से आया है, बड़ी यूनिवर्सिटी से आया, हम इसके सामने क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
कोई भी जगह किसी को कोई पिला नहीं देता है, मेहनत अपनी अपनी होती है, बाकी सब जगह। और अब क्या, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप हर जगह से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। चलिए, हाँ, 1897 में बीए सेकेंड डिवीज़न से पास किया। अरबी और अंग्रेज़ी में अव्वल आने की वजह से 2 तलाई तमगे अता हुए। इस ज़माने में प्रोफेसर टॉमस आर्नल्ड अलीगढ़ कॉलेज से क़ता ताल्लुक़ करके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। इकबाल को प्रोफेसर आर्नल्ड से शागिर्दी का मौका मिला। ये सवाल आया हुआ, इसकी याद रखिएगा। इकबाल ने एमए फ़लसफ़ा में दाखिला लिया और 1899 में एमए तीसरे दर्जे में पास किया। फ़लसफ़े का प्रोफेसर कौन था इकबाल का? प्रोफेसर आर्नल्ड। ओरिएंटल कॉलेज के मेक्ड अरबिक रीडर मुकर्रर हुए। इस ज़माने में रिसर्च स्कॉलर को रीडर कहा जाता था उस ज़माने में, याद रखिएगा। 6 माह बाद अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से गवर्नमेंट कॉलेज में काम किया। 1904 में असिस्टेंट प्रोफेसर की मुलाजिमत ख़त्म हो गई, लेकिन इस मुद्दत में मज़ीद तोसी की गई और फ़लसफ़ा पढ़ाने पर मामूर मतलब सौंपना, काम दिया जाना। यूरोप जाने तक इसी मनसब पर फायज रहे। 1905 में आला तालीम, यानी यूरोप जाने से पहले इन्होंने पढ़ाने का तजर्बा हासिल कर लिया था, ये भी याद रखिएगा। 1905 में आला तालीम के हुसूल के लिए यूरोप रवाना हुए। ट्रेंटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया। 1907 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी में पीएचडी की डिग्री के लिए अंग्रेज़ी में मकाला क्या लिखा है कि डेटा ऑफ मेटा फिज़िक्स इन पर्सिया, है ना, यानी ईरान में माबाद तबियात का इर्तिक़ा। देखिए कि कितने कम टाइम में इन्होंने क्या क्या कर लिया। इनके बारे में एक मतलब बात हो रही थी, कश्मीर से एक प्रोफेसर आए हुए थे, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनकी जानकारी अच्छी थी इस पर, सर भी थे और कई स्कॉलर थे हमारे यहाँ के बड़े मतलब हमसे 5 साल 6 साल सीनियर और अच्छी जानकारी रखते थे। इतनी गहराई के साथ इन पर बात हो रही थी कि सुनते तो कि इकबाल की ज़हानत पर और फिर इनकी सोच पर जो अब मौजूदा जो जंग जारी है, इस जंग जारी होने से पहले रमज़ान से पहले बात हो रही थी और इकबाल के आशार पर गौर कर रहे थे कि मतलब इस बंदे ने कितनी मेहनत की। 5 में दाखिला लिया और 7 में म्यूनिख में दाखिला लिया और फिर उसके बाद देखिए लगातार इस कम अरसे में कितना काम किया। इनकी एक किताब है फ़लसफ़े, सर तो हमारे कर रहे थे कि हम 100 मरतबा पढ़ लिए उस किताब को, अब तक हमको समझ में नहीं आई वो किताब किस कदर उसमें, बल्कि उर्दू ज़ुबान में उससे ज़्यादा ताकतवर किताब कोई नहीं है जो फ़लसफ़े के मौजू पर हो। खुतबात मद्रास के नाम से जो है अल्लामा इकबाल की जो किताब है खुतबात मद्रास, उर्दू ज़ुबान व अदब में उससे ताकतवर कोई और मतन और इबारत मौजूद नहीं है जो है फ़लसफ़े पर मुश्तमिल हो खुतबात मद्रास से। चलिए, 1808 में लिंक्स-जान से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। इसी साल उनका मकाला अंग्रेज़ी में शाये हुआ। देखते रहिए, मतलब 5 में गए, 6 में, 7 में क्या किया, उस तरह 8 में क्या किया, देखते रहिए कितना कम अरसे में। अच्छा, हम लोगों को क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर ये इस यूनिवर्सिटी में तो 6 साल की जगह मिलती है रहने की, दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या है कि 4 साल पर आपको निकाल लिया जाता है। लेकिन अब तो यूजीसी की गाइड के मुताबिक एक आदमी 8 साल पीएचडी कर सकता है और शायद औरत तो, हाँ, लड़कियों को कुछ ज़्यादा टाइम देता है अभी भी, कुछ 1-2 साल और बढ़ाकर। लेकिन इंसान जब अपने कामयाबी की फ़िक्र करने लगे तो उसको कम टाइम में ज़्यादा काम करना होता है। आगे आ जाइए, देखिए आगे। 1910 में उनका निकाह सरदार बेगम से हुआ। 1913 में मुख्तार बेगम से निकाह हुआ और 1913 में, इसकी नहीं दिख रहा है, दिखनी चाहिए, 1913 में उन्हें सर का खिताब, 1923 में उन्हें सर का खिताब मिला। अगर स्क्रीन नहीं भी दिख रही है तो आप ये कर लेंगे कि आपके पास जो PDF मैंने पहले से दिया हुआ है उसको खोल लीजिए मोबाइल में, ये हो सकता है ना। सबको नहीं दिख रहा है, हालांकि मेरी तरफ दिख रहा है, मेरे तरफ दिख रहा है। चलिए, ये याद रखिएगा, 1923 में इन्हें सर का खिताब मिला और 1931 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। लंदन से इटली, रोम, वेन्स, मिस्र, स्कंदरिया, काहिरा, फ़लस्तीन होते हुए वापस मुंबई आए। उन्होंने कसरोवियंस में मसूलिनी से मुलाकात की। 1932 में तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के शिरकत के लिए लंदन गया। 1932 में, याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं।
लंदन से पेरिस स्पेन मेडर्ड गए और बराहे विंस हिंदुस्तान, बराहे विंस यानी विंस के ज़रिए होते हुए हिंदुस्तान वापस आए। 1933 में अफ़गानिस्तान गए। सबको नहीं दिख रहा है क्या? कमेंट करो ना, कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? किसी को भी दिख रहा है? किसी को एक को भी बताओ। नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? आज ऐसे किसी को नहीं दिख रहा है, फिर पढ़ाई कैसे होगी? किसी को नहीं दिख रहा है तो दिखना चाहिए ना। स्टॉप स्क्रीन, चलो स्टॉप स्क्रीन, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं फिर से करता हूँ। स्क्रीन आज क्यों नहीं दिख रहा है? स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जब तक मैं सवाल कर लेता हूँ, आप लोग घबराइए नहीं। ये बताइए कि अल्लामा इकबाल का पीएचडी का मकाला नाम बताइए जल्दी से। मुझे दिख रहा है, देखिए एक आदमी कह रही मुझे दिख रहा है। अल्लामा इकबाल के पीएचडी का मकाला का नाम बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए, बोलिएगा नहीं कोई, बाद में बोलिएगा जब मैं बोलूँगा बोलने के लिए तब। अल्लामा इकबाल के पीएचडी का जो मकाला है इसको बताइए। अभी दिखेगा इंशाल्लाह। यूरोप में माबाद तबियत, अब कुछ दिख रहा है? कमेंट करो ज़रा कोई। अब दिखा, ठीक है, चलो ये हो गया। ये बताइए कि इकबाल यूरोप जाने से पहले किस ओहदे पर फायज थे? इकबाल यूरोप जाने से पहले किस ओहदे पर फायज थे? इकबाल यूरोप जाने से पहले किस ओहदे पर फायज थे? प्रोफेसर में नहीं थे, पूरी बात बताइए। प्रोफेसर की 3 डिग्री होती है, बोले कई एक डिग्री, 3 तो आम है, असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर, उसके बाद रीडर, बहुत कुछ आगे होता है, जो है याद होता है। हाँ, किस सब्जेक्ट के थे? किस सब्जेक्ट से थे? क्या पढ़ाते थे? ये भी आप बताइए। अंग्रेजी टीचर थे। यहाँ देखिए, ठीक है, चलिए। फ़लसफ़े का, इकबाल के फ़लसफ़े का प्रोफेसर कौन था? इकबाल फ़लसफ़ा का नहीं, अंग्रेज़ी के थे। यहाँ देखिए, 6 माह बाद अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से गवर्नमेंट कॉलेज में काम किया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पढ़वाता हूँ बीच बीच में, बगैर पढ़वाए काम बनेगा नहीं। आप में से कोई एक आदमी कौन पढ़ेगा? पढ़िए, कोई भी एक आदमी। जी सर, हम पढ़िए। इकबाल ने दाग से इस्लाह ली थी, लेकिन उनकी शायरी का रंग दाग से अक्सर मुख्तलिफ था। नहीं, यहाँ से उन्होंने पढ़िए ना, एक उर्दू सेकेंड, यहाँ से सुनाई नहीं दिया ना। यहाँ से, इकबाल को कम उम्री ही में शेर गोई का शौक था। देख के पढ़िए इत्मीनान से। स्क्रीन, चलिए मैं पढ़ाता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो किताब तो खोल लेते, आप तो पेड ग्रुप में हैं। चलिए, इकबाल को कम उम्री ही से शेर गोई का शौक था। उन्होंने दाग से इस्लाह ली थी, लेकिन उनकी शायरी का रंग दाग से यकसर मुख्तलिफ था। एक दिन और मैं आपको बताया था, जो मैं अपने उस्ताद से सीखता हूँ आपको सिखा देता हूँ। सीधी सीधी बात, आप इस्लाह लीजिए, दूसरों से सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन हू बहू किसी और का नकल नहीं करना है, वरना होगा क्या कि आपकी पहचान, बंद कर दीजिए उसको, आपकी पहचान कम हो जाएगी। कम क्या, आपकी पहचान ही नहीं होगी। आपको अगर कोई जानेगा तो दूसरे के नाम से जानेगा कि आपने फ़लाँ से अख्ज़ किया है, फ़लाँ से आपने लिया है, आपका अपना कुछ नहीं है। तो इसी तरह देखिए, इकबाल ने दाग से वो शागिर्दी इख्तियार की दाग के साथ, लेकिन उनके तर्ज को नहीं अपनाया, उनसे अलग अपना मकाम पैदा किया और अपना अलग तरीका और उसलूब पैदा किया। ठीक है, देखिए, उन्होंने उर्दू शायरी को एक ख़ास फ़लसफ़ा दिया और फ़लसफ़ियाना गहराइयों से रोशनास कराया। उर्दू में उनकी शायरी के 4 मजमूए बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज शाये हुए। क्या ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है?
یہ ترتیب بالکل درست ہے؟ جلدی بتائیے. تو یہ ترتیب آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ ترتیب آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور مگان حجاز، ہے نا. یہ کیا ہوتا ہے کہ یہی ترتیب سے آپ سے پوچھ لیں گے کہ چاروں کا ترتیب لگائیے. فارسی میں ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے: اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زمور عجم اور جاوید نامہ. اچھا، عجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ زبور عجم، عجم کا مطلب گونگا، گونگا پن. چلیے، یہ فارسی والا بھی یاد رکھ لیجیے گا. ہو سکتا ہے سوال یہ پوچھ لے آپ سے اس میں سے کون فارسی کا شعری مجموعہ ہے. اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور اعظم اور جاوید نامہ. اقبال کا انتقال 21 اپریل، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 21 اپریل ہے نا، یعنی اگلے مہینے میں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا. پیدائش بھی آپ کو یاد ہو گیا، پیدائش کی تاریخ بھی یاد ہو گئی، اور انتقال کی تاریخ بھی ساتھ میں یاد کر لیجئے، یعنی 21 اپریل لاہور میں. مزار اقبال حضوری باغ کے قریب شاہی مسجد کے جنوب مشرقی مینار کے سائے میں واقع ہے. اقبال کو پہلی بیوی کریم بی بی سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم پیدا ہوئے. سردار بیگم سے جاوید اقبال اور منیرہ بیگم پیدا ہوئے. یہ جو اتنے تفصیل ہے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اب جو امتحان ہونے والا، میں پھر سے بتا دوں، اسی طرز پر ہوگا. اب اس کے لیے تیار رہیے. چلیے، یہاں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے. پڑھنا پڑے گا، بغیر پڑھے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سنیں گے صرف اور چلے جائیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتے میری کلاس میں کہ آپ سنیں گے اور چلے جائیں گے. کوئی ایک آدمی پڑھیے. اسکرین کسی کو دکھ رہا ہے آپ میں سے؟ دکھ رہا ہے. اقبال جن دنوں بی اے میں پڑھتے تھے انہوں نے انجمن کشمیری مسلمان کے مشاعرے میں نظم فلاح قوم سنائی. عبد الکریم الجیلی کی کتاب نظریہ توحید متعلق پر انگریزی میں ایک مضمون انڈین اینٹیکیوری کے 29ویں شمارے ستمبر 1900 میں شائع ہوا. 1901 میں وہ یہیں سن لیجیے، یہ مطلق ہے، نظریہ توحید مطلق، ٹھیک ہے؟ اسی لیے پڑھواتا ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے. چلیے پڑھیے آگے. 1901 عیسوی میں وہ انجمن کشمیری مسلمان کے سیکریٹری بنائے گئے. 23 فروری کو انجمن حمایت اسلام کے 17ویں جلسے میں صدر جلسہ میاں نظام الدین نے 17 جلسہ میں صدر جلسہ میاں نظام الدین نے انہیں ملک الشورا کا خطاب دیا. اکتوبر 1904 عیسوی میں پہلی اردو تصنیف علم الاقتصاد لاہور سے شائع ہوئی. معاشیات کے موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی تھی. 1910 عیسوی میں انجمن حمایت اسلام کی جزل کو نسل کے رکن منتخب ہوئے. 1911 دیکھ کے پڑھیے، جنرل کونسل کے رکن منتخب ہوئے. جنرل کونسل کے رکن منتخب ہوئے. 1911 عیسوی میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس منعقد دہلی تیسرے جلسہ کی صدارت کی. 1918 عیسوی میں اورینٹل بس رک جائیے بس. تیسرے اجلاس کی صدارت کی. 1918 میں اورینٹل فیکلٹی کے ڈین مقرر ہوئے. 1920 میں مثنوی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ پروفیسر R.A. نکسلن نے کیا. یہ سوال بنتا ہے. یہ دیکھیے، جتنے یہ پیراگراف بہت اہم ہے، اس لیے میں آپ سے پڑھوانے کی کوشش کیا ہے. یہ یاد رکھیے، مثنوی اسرار خودی. اسرار خودی کیا ہے؟ مثنوی ہے. اوپر کیا تھا؟ فارسی میں ہے. انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ تو پروفیسر R.A. نکسلن نے کیا. جنوری 1923 میں سر کا خطاب ملا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے.
पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के रुकन मुकर्रर हुए। जून 1927 में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए और 1930 तक इससे वाबस्ता रहे। 1929 में 5 जनवरी से 8 जनवरी तक खुतबात मद्रास दिए। ये बहुत अहम है सवाल, याद रखिएगा, इसके बहुत चर्चा चल रहे हैं और हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चले जाएं तो बना भी दे सवाल ये कि ये खुतबात मद्रास का जो वक्त है वो किस सन में है और कब से कब तक है। तो 1929 में 5 जनवरी से 8 जनवरी तक खुतबात मद्रास दिए थे, उसको याद रखिएगा अच्छे से। कभी कभी साफ नहीं दिखाई, अरे इसकी माजरत करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग क्यों समझते नहीं हो। अगर गलती हो रही है पढ़ने में, कोई बता रहा है तो इसको सीखो, तो कोई बताने वाला है अभी भी क्लास में पढ़वा रहा है, वरना ये तो क्लास का काम है, 10वीं 12वीं का काम है, बीए तक है मुश्किल से। वरना मैं यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कोई इस तरह आपको नहीं पढ़ा कर देगा। अगर मैं बता रहा हूँ आपको मुतलिक की जगह मुतलक हो गया पढ़ने में तो कोई बात नहीं, इंसान सीख रहा है ना। इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं करता हूँ सिर्फ मैं बोलूँ और सब खामोश रहो आप, और यही खामोशी आपको जलील करेगी बाद में जाकर, और आपको इंटरव्यू जब होगा तो उसमें छांट देंगे आपको, अरे इसको तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं, इसका नौकरी क्या होगी। बात समझो आप। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको हम जलील कर रहे हैं या कुछ है कि आप माजरत कर रहे हो कि अरे हमको नहीं दिखाई दिया। ये सब कहोगे तो सामने वाला ना और भड़क जाएगा, क्योंकि वो आपका काम है पहले बोलना, नहीं दिखाई दिया तो क्यों पढ़े। इस तरह के लोग बात बोलते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझिए चीज़ों को। चलिए माइक बंद कीजिए। 19 जनवरी को मीर उस्मान अली खान से मुलाकात हुई। मई 1930 में खुतबात मद्रास अंग्रेज़ी में शाये हुआ। ये याद रखिएगा, खुतबात मद्रास अंग्रेज़ी में कब शाये हुआ, 1930 में। नवंबर 1931 में लंदन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फ़लस्तीन में इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, वहाँ ओहदादारों का इंतखाब हुआ। 4 नायब सदूर में से एक इकबाल मुंतखब हुए। बैतुल मक़दिस भी पढ़ते हैं और बैतुल मुक़द्दस भी पढ़ते हैं, दोनों दुरुस्त याद रखिएगा। बैतुल मक़दस और बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मक़दिस दोनों याद रखिए, दोनों का सेगा दुरुस्त है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मक़दस और मुक़द्दस भी है, मक़दिस भी है, मफ़ईल के वज़न पर। 1932 में तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तीसरी में 1932 में दारुल कमेटी रूम में एक तारीख़ी इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें मुनाक़द कभी नहीं होगा, ठीक है, जिसमें इकबाल ने तकरीर की। वापसी पर लाहौर में शानदार इस्तकबाल किया गया। 1934 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के सदर मुंतखब हुए, याद रखिएगा ये। 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। पंजाब मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे में नज़्म नगमाए सरमदी पढ़ी, इसको भी याद रखिएगा कि अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे में इकबाल ने कौन सी नज़्म सुनाई थी, नगमाए सरमदी, याद रखिएगा इसको, लिख लीजिए, लिखते रहिए, कापी लेके बैठिए, लिखते रहिए, तेज़ तेज़ लिखिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको तेज़ और सही लिखने की आदत है तो आपको पैसा कमा भी लेंगे आसानी से, चूँकि आजकल क्या है, जो ज़ईफ़ प्रोफेसर हैं या ज़ईफ़ अहले इल्म हैं, वो अपने पास लिखने वालों को रखते हैं, वो बोले तो आप लिखते चले जाए, वो खुद से लिखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। मैंने कई असातिज़ा को देखा है कि वो बोलते हैं और इमला कराते हैं, आप लिखते चले जाइए, फिर बाद में उसको नज़रसानी कर लेते हो, तो इसकी आदत डालिए। इकबाल को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से डीलिट की एजाज़ी डिग्री 1929 में, पंजाब यूनिवर्सिटी ने डीलिट की एजाज़ी डिग्री 1933 में, ढाका यूनिवर्सिटी ने डीलिट की डिग्री एजाज़ी डिग्री 1936 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डिग्री बराए डीलिट 1937 में, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने डीलिट की एजाज़ी डिग्री 1938 में अता की। तो ये जो पैराग्राफ मैंने आपको अभी दिखाया और पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें हैं, यहाँ से सवाल बन सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पर एक सवाल ये देख लीजिए कि अंजुमन कश्मीरी मुसलमान के मुशायरे में अल्लामा इकबाल ने कौन सी नज़्म सुनाई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए, जो पूछ रहे हो बताइए। फलाह कौम, सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। अल्लामा इकबाल की पहली किताब का नाम क्या है? अल्लामा इकबाल की पहली किताब का नाम क्या है, जल्दी बताइए।
جلدی بتائیے علامہ اقبال کی پہلی کتاب کا نام. سر بانگ درا. بولنا نہیں ہے ابھی نہیں, ہم آپ کو پورا مکمل دیں گے موقع, پورا مکمل دیں گے موقع. علم الاقتصاد, بانگ درا کیسے ہوگی؟ بانگ درا 1924 کی بات ہوگی زیادہ سے زیادہ. علم الاقتصاد 1904 میں, یہاں دیکھیے, اس لیے اسکرین کے سامنے رکھ کر پوچھا ہے علم الاقتصاد. ٹھیک ہے, اچھا آگے آ جائیے, اور کیا پوچھ لوں آپ سے. خطبات مدراس کب لکھا ہے علامہ اقبال نے, کس سن میں؟ چلیے بتائیے. خطرات یہ 1903 لکھا ہے, آپ کو دکھائی دے رہا ہے, 1904 نہیں دکھ رہا ہے. اکتوبر 1904 میں پہلی اردو تصنیف علم الاقتصاد. آپ 3 کہہ رہی ہیں, یہاں دیکھیے, جو پوچھا وہ بتائیے. خطبات مدراس کب لکھا؟ یہ بھی غلطی نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ جواب, یہ بھی غلط دے رہے ہیں نا. یہاں دیکھیے 1929 میں 5 جنوری سے 8 جنوری تک خطبات مدراس دیے. انگریزی میں یہ شائع ہوا 1930 میں. ٹھیک ہے, تو دونوں چیز یاد رکھیے گا. یہ خطبہ کب دیا؟ 1929 میں 5 جنوری سے لے کر 8 جنوری تک. ٹھیک, انگریزی میں کب یہ خطبہ شائع ہوا ہے؟ 1930 میں. چلیے, ایک مرتبہ اور پوچھ لوں آپ سے کہ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں کون سی نظم پڑھی تھی؟ جلدی بتائیے. نغمہ سرمدی. نغمہ سرمدی. چلیے عبدالرب پڑھیے, آپ ہی پڑھیے, آپ کا جواب آ رہا ہے زیادہ. پڑھیے یہاں سے. نظم نگاری. اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا, ہوں لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور ان کی شہرت بحیثیت نظم گو شاعر ہے. ہوں اقبال نے حیت کو کبھی اہمیت نہیں دی. ان کی غزلوں میں تسلسل اور نظموں میں رنگ تغزل ملتا ہے. اقبال کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں حسن فطرت سے دلچسپی اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں نظر آتے ہیں. بال جبریل کی شاعری میں مفکرانہ پہلو نمایاں ہے. ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کی نظموں پر ڈرامائی انداز اور خطابت حاوی ہے. ہمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے, جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستان ہمالہ کے عنوان سے شائع ہوئی اور بانگ درا میں ہمالہ کے عنوان سے شامل کی گئی. اس سے قبل انہوں نے فلاح قوم انجمن کشمیری مسلمان کے مشاعرے میں 1896، نالہ یتیم انجمن حمایت اسلام کے 15ویں سالانہ جلسے میں 1900 میں، اور درد دل یا یتیم کا خطاب ہلال عید سے انجمن حمایت اسلام کے 16ویں سالانہ جلسے میں 1901 میں پڑھی تھی. ہمالہ نے صاحب ذوق حلقے کو چونکا دیا. اس نظم میں حسن فطرت کے ساتھ ساتھ معنی کی بازیابی کا جذبہ بھی نمایاں نظر آتا ہے. مناظر فطرت سے دلچسپی بعد کی نظموں میں بھی نظر آتی ہے. ابتدائی دور میں اقبال نے نیچرل نظمیں لکھی اور مناظر قدرت کے مختلف مرقعوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کو فطرت کا پیام بھی دیا. ایسی نظموں میں گل رنگین، ابر کوثر، آفتاب صبح، چاند، جگنو، شمع، ماہ نو، انسان اور بزم قدرت، ایک آرزو، موج دریا، ابر کنارہ راوی قابل ذکر ہیں. ایک آرزو شاعرانہ مصوری کی عمدہ مثال ہے. شاعر دنیا کے ہنگاموں سے دور ایک پرسکون زندگی کی خواہش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی دامن کوہ میں چھوٹا سا جھونپڑا ہو جہاں وہ سب سے الگ تھلگ اپنے تصورات کی دنیا میں مست زندگی بسر کرے. رک جائیے, اس میں دیکھیے بہت اہم سوالات ہیں, اس کو دھیان میں رکھیے. مثال کے طور پر اگر یہ سوال آ جائے کہ اقبال نے اپنے شعری سفر کا آغاز کس صنف سے کیا, کمنٹ کیجیے سب لوگ جلدی سے. اقبال نے اپنے شعری صنف کا آغاز شعری سفر کا آغاز اقبال نے اپنے شعری سفر کا آغاز کس صنف سے کیا؟ غزل سے کیا. لیکن ان کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ بحیثیت نظم گو شاعر. بحیثیت نظم گو شاعر ہوتا ہے. ایک بات.
दूसरी बात आ जाइए, इकबाल के किस शेरी मजमूए में हुब्बुल वतनी के असरात नुमाया हैं? इकबाल के किस शेरी मजमूए में हुब्बुल वतनी का असर जो है नुमाया है? बताइए, जल्दी बताइए। बांगे दरा में, ठीक है, याद रखिएगा। इकबाल का कौन सा शेरी मजमुआ है जिसमें तफकीराना मुफक्किराना पहलू ज़्यादा नुमाया है? वो किस में है? बताइए जल्दी से। बाले जिब्राइल में। अब इस तरह का सवाल चूँकि आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस सवाल इधर ही से बन जाएगा कि चलिए इस इकबाल के चारों शेरी मजमुआ में से किस शेरी मजमुआ में उनकी तफकीरी सलाहियत, तदबीरी सलाहियत, गौर फिक्र की सलाहियत ज़्यादा उसमें असर दिखाई देती है, ज़्यादा नुमाया तौर पर दिखाई देती है। तो किस में है ये? बाले जिब्राइल में। फिर से मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इकबाल के किस मजमूए में हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ा हुआ है? बांगे दरा में। फिर सवाल आ जाएगा कि इकबाल के किस शेरी मजमूए पर ड्रामाई असरात मुरतब हैं? तो ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। ये सब आपको याद रखना है। इकबाल की पहली नज़्म को मतबूआ नज़्म, पहली मतबूआ कहते हैं जो शाये हुआ हो, ठीक है। पढ़ना अलग है, शाये होना अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको बता दें, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? सहमाई रिसाला जो भी है ना, सहमाई रिसाला, तो जैसे मिसाल के तौर पर अब जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, तो अब जो रिसाला निकलेगा वो जनवरी से मार्च तक का निकलेगा। तो अब अगर आप कोई मजमून देते हैं तो क्या आपने दिसंबर में दिया है या मार्च में दिया है? मजमून तो आपका छप जाएगा, लेकिन जहाँ आप पेश करेंगे तो वहाँ आपसे सवाल होगा कि मजमून आप कब दिया था। तो अगर आप कहेंगे मैंने दिया था मार्च में, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी मार्च कहेंगे जब सहमाई रिसाला था, तो आपको कब देना था? दिसंबर में। ये जान लीजिए, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको दिसंबर में देना था। यानी जब से उसका दौरानिया शुरू हो रहा है उससे पहले आपको देना था, आपने बाद में दिया ना। एक बात और, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपको पैसा मिल रहा है रिसाला का ज़रिए, वहाँ तो और कबूल नहीं होगा, रद्द हो जाएगा तुरंत 1 मिनट में। आपसे एक्सेप्टेंस लेटर मानेंगे। यानी अगर आपका रिसाला जनवरी से शुरू हो रहा है, जनवरी ता मार्च अप्रैल, जनवरी ता अप्रैल मार्च, जनवरी ता मार्च से हमारी रिसाला है, तो आपको दिसंबर में ही अपना रिसाला अपना मजमून देना होगा रिसाले के लिए, और उसमें लेटर से लिख कर दिया जाता है कि आपका रिसाला, आपका जो मजमून है इस रिसाले के लिए एक्सेप्ट हो गया है। इस बात को समझ लीजिए। तो मैं बता रहा था हेमाला, चूँकि उससे पहले भी उन्होंने नज़म पढ़ी थी कश्मीर वाले में, लेकिन हेमाला के जो नज़म है वो है मतबूआ, शायदशुदा। चलिए एक सवाल, दूसरा सवाल यह जाए कि मखज़न लाहौर में शाये हुआ था। मखज़न नाम का जो रिसाला किसने निकाला था? बताइए, ये सवाल भी अपने आप में है। रिसाला मखज़न किसने निकाला? शेख अब्दुल कादिर ने। चलिए ठीक है। कोहिस्तान के उन्वान से शाये हुआ, ये भी याद रखिएगा, कोहिस्तान के उन्वान से शाये हुआ है। आपने पढ़ा था इधर, कुछ मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से, और क्या पूछूँ। इब्तदाई दौर में इकबाल ने नेचुरल नज़में लिखी थी, जैसे कहते हैं ना नेचुरल शायरी हाल ही की तरफ जोड़ते हैं और दीगर उदबा और शुअरा की तरफ जोड़ते हैं। इसी तरह नेचुरल नज़में इकबाल की जो हैं और इंसानियत की फितरत का जो प्याम है वह नज़में ये हैं: गुल रंग रंगी, अब्र कोहसार, आफ्ताब सुबह, चाँद, जुगनू, शमा, माह नौ, इंसान और बज़्म कुदरत, एक आरजू, मौज दरिया, अब्र, किनारा, रावी, काबिल ज़िक्र। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, एक आरजू जो इनकी नज़म है वो क्या है कि मुसव्विराना, शायराना मुसव्विरी की उम्दा मिसाल है। शायराना मुसव्विरी का मतलब क्या है? कायनात के जो खुदाई निज़ाम है, खुदाई फितरती तौर पर जो चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ है, ज़मीन है, जंगल है और इंसानी ढांचा है, रहन सहन है, इसको शायराना हालात में पेश कर देना। ठीक है। शायर दुनिया के हंगामों से दूर एक पुरसुकून ज़िंदगी ख्वाहिश करता है। आप कभी चले जाओ घूमने जहाँ जो है कि समंदर हो, जहाँ अच्छी हवा चलती हो, तो आपको लगेगा रहे रूम से अच्छा तो यहीं है। रूम में हंगामा होता है, लड़ाई होती है, गाली गलौज होता है, बेहतर है कि यहीं आए। तो अब देखिए कुछ अशार यहाँ दिया हुआ है। सफ़ बांधे दोनों जानी बूटे हरे हरे हो, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो,
ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. جس کا کوئی سوال ایک دو سوال تھا ڈیلیٹ کے ڈگری تو میں آپ آخر میں پوچھ لیجیے گا, میں آپ کو موقع دوں گا, ابھی آپ پریشان نہیں ہوئیے, اس کو لکھ لیجیے آخر میں پوچھ لیجیے گا. تو دیکھیے ایک آدمی جب اکیلے میں جاتا ہے, ممبئی ہی چلی جائیے مثال کے, میں ابھی ممبئی سے آیا تو ممبئی کی مثال دے سکتا ہوں, اس سے پہلے آندھرا پردیش گیا تو وہاں بھی سمندر دیکھا تھا, تو وہاں آپ کو عجیب لطف ملے گا, عجیب سکون ملے گا, لگے گا اب یہیں گھر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہاں جاتے ہیں تو ہنگامہ ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے آپس میں, یہاں رہتے 2 وقت روٹی مل جاتی ہے, سکون کی زندگی ہو جاتی ہے. تو انسان تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے. چلیے, پانی بھی موج بن بن کر اٹھ کے دیکھتا ہو, ایک اچھوتا خیال اور ایک خوبصورت تجسیم ہے. بانگ درا کے حصہ 2 میں حقیقت حسن کلی نہیں ہے, کیا ہے کلی, جو پھول کھلتا ہے وہ کلی کہتے ہیں, کلی. چاند اور تارے, انسان, ایک شام, تنہائی جیسی نظمیں فطرت کے جمال و پیام کے آئینے ہیں. اب ایک سوال تو آپ کے لیے یہی آسان ہو گیا اس کتاب میں کہ بانگ درا کے حصہ 2 میں, مطلب پتہ چلا بانگ درا کا ایک حصہ نہیں ہے, کئی اور حصے ہیں. حصہ 2 میں یہ نظم حقیقت حسن کس شعری مجموعے میں شامل ہے, جلدی بتائیے. حقیقت حسن ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے, کمنٹ کیجیے جلدی سے. بانگ درا کے حصے 2 میں. چلیے, جیسے انسان نظم ہے, چاند اور تارے ہے, تنہائی. چلیے اب یہاں دیکھ لیجیے. اقبال نے تجریدی تصورات کو جیتی جاگتی, چلیے کوئی اور پڑھیے آپ میں سے, پڑھانا بہت ضروری ہے. اقبال نے تجریدی تصورات کو جیتی جاگتی شکل میں پیش کیا اور غیر مرئی اشیاء کی تجسیم کر کے خوبصورت پیکر بنائے. رک جائیے, ان کے افکار اور غیر تصورات مرئی, رک جائیے, رک پڑھیے, غیر مرئی اشیاء, غیر مرئی ایشیا نہیں, اشیاء اشیاء, شیون جمع اشیاء, عربی زبان کا لفظ ہے اشیاء. چلیے, جی, اشیاء کی تجسیم کر کے خوبصورت پیکر بنائے. ان کے افکار اور افکار تصورات نہیں, اختیاروں کی افکار, شکل فکر کے جمع ہے افکار, افکار اور تصورات اختیاروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس کی خوبصورت مثال حقیقت حسن ہے. حصہ 2 میں ستارہ, نمود صبح, بزم انجم, چاند, شبنم اور ستارے, آفتاب, پھول جیسی نظمیں ہیں جس میں شاعری اور فلسفے کا بہترین امتزاج ملتا ہے. رک جائیے, اقبال یہ پڑھیے پھر سے, نمود بزم انجم, دیکھ کے پڑھیے, صبح نہیں, نمود صبح بزم انجم. ہو گیا. چلیے, چونکہ وہاں عام طور پر غلط, صبح نہیں ہو, صبح ہے, ٹھیک ہے. چلیے آگے چلیے. اقبال حسن قدرت کے مظاہر میں معنویت تلاش کرتے ہیں, پڑھیے. اقبال حسن قدرت کے مظاہر میں معنویت تلاش کرتے ہیں اور فطرت کے ساتھ انسان کی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ بے جان اشیاء کو ذی روح محسوس کرتے ہیں اور ان کی زبانی اپنی بات کہتے ہیں. اقبال فلسفیانہ نظموں کے آغاز میں کچھ اس طرح منظر نگاری کرتے ہیں جس سے فضا سازی میں مدد ملتی ہے. گورستان شاہی میں وہ سوگوار فضا بناتے ہیں. خضر راہ کی ابتدا میں سوگوار فضا خضر راہ کی ابتدا میں جو منظر کشی انہوں نے کی ہے وہ ایک خاص فضا کی تشکیل کرتی ہے. مسجد قرطبہ کے آخر میں یہ منظر نگاری اس کی معنویت بڑھا دیتی ہے. وادی کوثر میں غرق شفق وہ سحاب, لعل بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. سادہ و پرسوز ہے دختر دہقاں کا گیت, کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب. وطنی اور قومی سیل ہے عہد شباب. بس رک جائیے, وطنی اور قومی بس شاعری میں رک جائیے, رک پڑھیے. گورستان شاہی میں وہ سوگوار فضا بناتے. گورستان شاہی, گورستان کہتے ہیں قبرستان کو, یعنی شاہ ہو چاہے بادشاہ ہو, غلام ہو یا محکوم ہو, جو بھی ہو, مطلب سنسان اور یا کہیے کہ غم کی چھائی ہوئی دنیا میں بھی وہ زندگی پیدا کر دیتے ہیں. اس سے مراد یہ لے لیجیے آپ
چونکہ حقیقت معنی مائک بند کر لیجئے، حقیقی معنی میں جائیں گے تو یہ ناممکن ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو ہے کہ مائک بند کر لیجئے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مردے کے اندر کیا کر دے، جان ڈال دے. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ انسان غمگین ہے، پریشان ہے، تو اس کی غمگینیت کو بدل دے، اس کی پریشانی کو بدل دے، موسم کو اور فضا کو خوشگوار بنا دے اپنی بات سے، اپنی جو ہے کہ صلاحیت سے، اپنے ہنر سے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہی آپ سے پوچھ لیا جائے گا کہ یہ اشعار کہاں سے لیے گئے ہیں، کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ جلدی بتائیے، یہ اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ بتائیے جلدی سے. لکھا تو ہے مسجد قرطبہ سے. مسجد قرطبہ یہاں دیکھیے، اس لیے پوچھا ہوں، چکمک آ گئے نا. چلیے کچھ اور دیکھ لیجئے یہاں سے. کہہ رہے ہیں کہ وطنی اور قومی شاعری میں انہوں نے حب الوطنی کی جذبات ابھارنے کی کوشش کی یا قوم کو دعوت عمل دی. ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، ترانے ملی، نیا شوالا، وطنیت، خطاب با جوانان اسلام، ہلال عید، صدائے درد، تصویر درد، آفتاب، ترانے ہندی اس کی عمدہ مثالیں ہیں. ان نظموں میں اقبال نے قوم کو اتحاد کا پیغام دیا اور خبردار کیا کہ اگر وہ متحد نہ رہیں گے تو پوری قوم کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا. اس زمانے میں اقبال نے بچوں کی نظمیں بھی کثرت سے لکھیں، جن میں ایک مکڑی، ایک مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد. ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اور ہمدردی اہم ہیں. ان میں بعض نظمیں مشہور شعراء ایمرسن، ولیم کوپر، لانگ فیلو اور ٹینیسن کے خیالات سے متاثر ہو کر لکھیں، یعنی ان کی باتوں کو اپنے زبانیں پہنچانے کی کوشش کی. رکیے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہاں ہم رک سکتے ہیں، ابھی لمبا ہے تو رکتے ہیں کہیں، رک جائیے 2-4 منٹ میں رک جائیں گے، پریشان نہ ہو آپ لوگ. ٹھیک ہے. اخلاقی نظموں میں گل پزمردہ، زہد اور رندی، طفل شیرخوار، گورستان شاہش، شبنم اور ستارے، یہ اگر نظموں کے نام آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو یہی آپ کو بہت زیادہ مدد دیں گے امتحان میں. مثال کے طور پر آپ سے کوئی ایک سوال پوچھ لیا جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. جیسے پوچھ لیں گورستان شاہی، چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ گورستان شاہی ضیاء اردو میں یا دیگر جو مشہور گائیڈ اس میں نہ ملے آپ کو، اور آپ پریشان ہو جائیں کہ گورستان شاہی نظم ہے کس کی. تو اقبال کی یاد رکھیے گا. ان نظموں میں انہوں نے اخلاق حسنہ، حسنہ نہیں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی تلقین کی یا سبق آموز واقعات کو نظم کیا. نظم مطلب پیرویا. یہاں تک پڑھ لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں آپ کو. تاریخی نظموں میں ہلال، صقلیہ، غلام، صقلیہ ایک قوم، ایک فرقہ ہے جو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. غلام قادر رحیلیہ، حضور رسالت مآب میں، فاطمہ بنت عبداللہ، محاصرہ، ادرنا اور صدیق، بلاد اسلامیہ قابل ذکر ہیں. ان میں تاریخی واقعات نظم کیے ہیں یا مشاہیر اسلام کو موضوع بنایا گیا ہے. اب آپ میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، یہاں سے ہم کل سے پڑھائیں گے انشاءاللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے جلدی سے. ڈیلیٹ کر کے کسی نے پوچھا تھا ہے نا، پوچھنے والے چلے گئے ہیں؟ جنہوں نے سوال یہ کیا تھا ڈیلیٹ ڈگری وہ ہیں یا چلے گئے؟